नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने नार्को आतंक गैंगस्टर की सांठगांठ से संबंधित मामलों में 6 राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार। कांग्रेस पार्टी नाम को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई है। अगले सप्ताह सिडनी में होने वाली क्वाड नेताओं की बैठक रद्द। फ्रांस में आज कान फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा, केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी की संभावना, मानसून के 4 जून तक पहुंचने की उम्मीद। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नार्को आतंक गैंगस्टर की सांठगांठ से संबंधित मामलों में 6 राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर छापे मार रहा है। ये अभिकरण संदिग्धों से जुड़े भवनों में राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय करके तलाशी अभियान चला रहा है। सूत्रों ने कहा है कि पिछले वर्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा दर्ज कराए गए 3 अलग अलग मामलों में तलाशी ली जा रही है। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी नाम को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री सिद्धरमैया ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भेंट की है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंडारे ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट है, लेकिन आज शाम तक अंतिम फैसला कर लिया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत परिवर्तनकारी समूह की तीसरी बैठक के अंतिम दिन आज मुंबई में G20 देशों, विशेष आमंत्रित राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिनिधि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बीएस भल्ला ने कहा है कि 500 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपाय महत्वपूर्ण हैं। As far as Government of India is concerned, हमारा एक ट्रैजेक्टरी है कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी पे हम पहुंचना चाहते हैं 2030 तक। और अभी हम करीबन 172 गीगावाट की हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, तो हमें 172 से 500 पहुंचना है। और ये लक्ष्य को पहुंचने के लिए हमने कई कदम लिए हैं। कुछ तो प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर इंस्टॉलेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ हमने एक बिडिंग ट्रैजेक्टरी एक नई घोषित की है, जहां पर हम करीबन 50 गीगावाट की हर साल बिडिंग हम करवाएंगे। G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक इस महीने की 22 और 24 तारीख को श्रीनगर में होगी। बैठक से पहले सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक रामबन में आयोजित की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अगले सप्ताह सिडनी में क्वाड नेताओं की होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। इस बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भागीदारी करने से इनकार करने के बाद इसे रद्द किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, जापान तथा भारत के नेताओं की बैठक इस महीने की 24 तारीख को सिडनी में होनी थी। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा नहीं करेंगे। श्री बाइडेन ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा को भी रद्द कर दिया है। मंगलवार शाम को व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि गहराते घरेलू राजनीतिक और आर्थिक संकट तथा ऋण के कारण कांग्रेस के नेताओं में बढ़ते गतिरोध के कारण वे जापान के G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के बाद वाशिंगटन लौट आएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। वे इस महीने की 19 से 21 तारीख तक जापान में रहेंगे। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। इन बैठकों में विश्व में शांति, स्थिरता और भोजन, उर्वरक तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। श्री मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। वे इस महीने की 22 तारीख को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री आपसी बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की ये पहली यात्रा होगी। श्री मोदी उसी दिन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के लिए रवाना होंगे। श्री मोदी 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बांसे के साथ आपसी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 23 मई को ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज फ्रांस में कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वीडियो संदेश के जरिए उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कान फिल्मोत्सव में डॉक्टर मुरुगन फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, ईशा गुप्ता और फिल्म अभिनेता कंगबम तोम्बा मंत्री के साथ शामिल हो रहे हैं। 4 भारतीय फिल्में आधिकारिक तौर पर कान फिल्मोत्सव के लिए चुनी गई हैं। इनमें कानू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कैनेडी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय संग्रहालय, स्थिरता और आरोग्य है। नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम पर्वतीय राज्य मिजोरम में जल जीवन मिशन की सफलता पर प्रकाश डालेंगे। देश के पूर्वोत्तर में स्थित मिजोरम को बढ़ती आबादी के साथ पेयजल की कमी का सामना करना पड़ रहा था। पर्वतीय क्षेत्र, तंग घाटियां और गहरी खाइयों की वजह से भूजल को जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बनाना राज्य में संभव नहीं हो सकता। लेकिन राज्य में प्रचुर वर्षा जल, अनेक झरने और 12मासी धाराएं मौजूद हैं। इन सबको जल का मुख्य स्रोत बनाया गया है। जल जीवन मिशन शुरू होने के साथ राज्य भर में सुरक्षित और पर्याप्त जलापूर्ति की जा रही है। मिजोरम सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का लक्ष्य हासिल करने के लिए जोर शोर से काम कर रहा है। आइजॉल से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। जल जीवन मिशन पहली बार 2019 में मिजोरम में लागू किया गया था। 4 वर्षों में लगभग 78% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ने कहा है कि आशा है कि इस वर्ष की समाप्ति तक गांव के सभी घरों में ये सुविधा दे दी जाएगी। जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग की वरिष्ठ सहायक इंजीनियर सुश्री लाल्तलेई पुई ने कहा कि ये उपलब्धि श्रम के रूप में समुदाय के योगदान से हासिल की गई है। समुदाय ने अपने समग्र प्रयासों से इस मिशन को कार्यान्वित करने में अपने अपने गांवों की सहायता की। राज्य के प्रत्येक गांव में एक ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति है। इनमें गैर सरकारी संगठन और ग्रामीण परिषदों के सरकारी शिक्षक भी कार्यरत हैं। इस कार्य के लिए ये भागीदार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। सुश्री लाल्तलेई पुई ने 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए युवा मिजो संगठन की मदद से गांवों के मुखिया के योगदान और भूमिका का भी उल्लेख किया। The total number of rural households in Mizoram is 133,060. Under Jal Jeevan Mission, the state had achieved 78% functional household tap connection as of 15 March 2023. We are targeting 100% coverage by December 2023. लालरो पुइया ने कहा कि जल जीवन मिशन ने लोगों के, विशेषकर ग्रामीणों के जीवन को बदल दिया है।
Jal Jeevan Mission changed the lives of rural people in Mizoram. Earlier, they used to fetch water from distant sources, and the quality of which was not up to the mark. With the implementation of JJM, villages can now have better quality water in their premises. मिजोरम में दिए गए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन की कुल संख्या 1,03,338 है, जो राज्य के लगभग 78% हिस्सों को सम्मिलित करती है। राज्य में घरों की शेष संख्या 29,722 है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्बाध कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देने में प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं की भागीदारी से संभव हुआ है। ये महिलाएं जल परीक्षण प्रशिक्षित हैं। ये थी आइजोल से हमारे संवाददाता आयरन की एक रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग ने मणिपुर की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के मणिपुर में इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक केंद्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये परीक्षा 28 मई को होनी है। वैकल्पिक केंद्र मिजोरम के आइजोल, नागालैंड के कोहिमा, मेघालय के शिलंग, असम के जोरहाट और दिसपुर तथा पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दिल्ली हैं। इंटरैक्टिव आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली के जरिए इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों के लिए केंद्र बदलने का विकल्प उपलब्ध है। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्रत्येक उम्मीदवार को इससे संबंधित संदेश भेज दिया जाएगा। मणिपुर के किसी भी जिला प्रशासन के कार्यालय में उम्मीदवार आज से शुक्रवार शाम 5 बजे तक टेलीफोन नंबर 23070641, 23381073 और 23387876 पर यूपीएससी से संपर्क कर सकते हैं। इन उम्मीदवारों के केंद्र बदलने का विकल्प आज से शुक्रवार शाम 5 बजे तक 24 घंटे यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई ने आज जिले के कई स्थानों पर छापेमारी की। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील पोसवाल ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू अदालत से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद विशेष जांच इकाई ने आतंकवादियों के घरों में छापेमारी की। ये आतंकवादी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के दौरान इस गैर कानूनी गतिविधि में आतंकवादियों के जिन सहयोगियों की पहचान की गई है, छापेमारी अभी जारी है और उन्हें भी सजा मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि केरल पहुंचने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून में इस वर्ष सामान्य रूप से कुछ विलंब होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल पहुंचता है। देश के शेष भागों में मानसून का प्रसार केरल से ही होता है। इसके आगमन के साथ ही देश के विभिन्न भागों में वर्षा होती है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में चंडीगढ़ के मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि मानसून 4 जून तक केरल में सक्रिय होने की संभावना है। पंजाब हरियाणा में काफी जो पिछले 2-3 दिन से टेम्परेचर बढ़े हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वीक था उसमें टेम्परेचर काफी कम थे। WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती रही। इस बार बारिश भी अच्छी हुई है। टेम्परेचर 43 से लेकर 45 के बीच में रहा। इसी तरह पंजाब में भी जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री से 44 डिग्री के बीच रहे। नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर है दिल्ली से इश्यू होती है, तो जैसे कि उन्होंने इश्यू किया है कि इस बार जो मानसून है वो 4 जून के आसपास जो है वो अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर पर पश्चिमी विक्षोभ तूफान का रूप ले रहा है। इसके प्रभाव से उत्तर पूर्वी भागों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की वर्षा होने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने नार्को आतंक गैंगस्टर की सांठगांठ से संबंधित मामलों में 6 राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी नाम को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पाई।
अगले सप्ताह सिडनी में होने वाली क्वाड नेताओं की बैठक रद्द। फ्रांस में आज कान फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा, केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी की संभावना, मानसून के 4 जून तक पहुंचने की उम्मीद। और आईपीएल में आज शाम पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।